होती है। घुसपैठ एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया में सारे देश, सारी सरकारें और आम लोग परेशान हो जाते हैं। और अब तो एक और तरह की घुसपैठ शुरू हो गई है, आपके शरीर में घुसपैठ, क्योंकि कोरोना वायरस अब जबरदस्ती आपकी मर्जी के खिलाफ आपके शरीरों में घुसपैठ कर रहा है। चीन जैसे देश ने इस घुसपैठ को अब एक उद्योग बना दिया है। आपने देखा होगा, चाहे कोरोना वायरस हो, यह भी चीन से आ रहा है, और चीन और भी कई तरीके से अलग अलग जगहों पर दुनिया में घुसपैठ कर रहा है। घुसपैठ चीन का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है और चीन दुनिया में हर जगह हर तरह की घुसपैठ कर रहा है। चीन अपने पड़ोसी देशों की सीमा में घुसपैठ करता है, जैसे आजकल भारत में कर रहा है। दुनिया भर के लोगों के निजी जीवन में अपने मोबाइल ऐप्स और अपनी आईटी कंपनियों के जरिए घुसपैठ करता है। और अब चीन अपने ही देश के लोगों के जीवन में भी एक हेल्थ ऐप के जरिए घुसपैठ कर रहा है। इस ऐप के जरिए चीन यह पता लगाना चाहता है कि उसके देश में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो क्या सोच रखते हैं। यानी अब चीन ने घुसपैठ को अपना एक बिजनेस मॉडल बना दिया है और कोरोना वायरस जो उसने पैदा करके पूरी दुनिया में फैलाया, यह भी हर देश में आम लोगों के शरीर में घुसपैठ कर रहा है। इसलिए आज हम इसी घुसपैठ का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आज आपको यह भी बताएंगे कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच आपस में जो संघर्ष चल रहा है, उसे लेकर आज क्या क्या हुआ। पिछले 24 घंटों में चीन ने इस मुद्दे पर अपना रुख काफी नरम कर लिया है, क्योंकि अब भारत ने इस मुद्दे पर अपना रुख काफी सख्त कर लिया था। भारत की नई रणनीति यह है कि भारत अपनी सीमाओं पर सख्त रहेगा और बातचीत के लिए संयम बरतेगा। यानी भारत सख्ती और संयम को एक साथ लेकर चल रहा है। जो भारत का जो कॉम्बिनेशन है वो है सख्ती और संयम का कॉम्बिनेशन, और यह कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। इसके अलावा आज हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और चीन के बीच यह सदियों पुराना सीमा विवाद आखिर कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की वजहें क्या हैं। और आखिर में हम आपको भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस की हवाई उड़ान पर लेकर चलेंगे। तेजस आज भारतीय वायुसेना की एक और स्क्वाड्रन का हिस्सा बन गया है। कुछ वर्ष पहले मैंने खुद बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वर्कशॉप में जाकर तेजस की खूबियों को अपनी आंखों से देखा था। आज हम उस रिपोर्टिंग के कुछ हिस्से भी आपको दिखाएंगे ताकि आप तेजस की ताकत को करीब से समझ सकें। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। विवाद के बीच अब चीन के रुख में बदलाव आया है। भारत में चीन के राजदूत सन बिडोंग ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में मददगार साबित हो रहे हैं। Two countries could realize the importance of developing China-India relations and deepen your understanding of the important consensus reached by our two leaders. इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी सीमा पर हालात को पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में बताया है। हालांकि मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। कांग्रेस ने भारत और चीन की सेनाओं के बीच गतिरोध को एक गंभीर राष्ट्रीय चिंता का मामला बताया। कांग्रेस ने बयान जारी कर सरकार से इस मसले पर देश को विश्वास में लेने और लोगों की चिंताओं को दूर करने की अपील की है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन और नेपाल सीमा पर बढ़ रहे तनाव को लेकर कहा है कि देश को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि उग्र होते सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका तैयार है और मध्यस्थता करना चाहता है। दरअसल भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया है। दोनों देशों के बीच तनाव के हालात तब बने जब चीन ने भारतीय सीमा में चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई। भारत और चीन में बढ़ते विवाद के बीच भारतीय वायुसेना में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन शामिल हो गया है। इस स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग बुलेट्स दिया गया है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने खुद कोयम्बटूर के सुलूर में 18 स्क्वाड्रन में स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को शामिल किया और एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस की पहली स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ाया
एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने सिंगल सीटर LCA में उड़ान भरी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,387 नए मामले आए हैं, जबकि संक्रमण से 170 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कुल 1,51,767 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 4,337 लोगों की मौत हुई है। इलाज से देश भर में 64,426 लोग ठीक हुए हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। अब रिकवरी रेट बढ़कर 42.45% पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार देश भर में लगातार सैंपल टेस्ट करने का दायरा बढ़ा रही है। साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 10,341 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 792 नए केस मिले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,257 हो गई है। अब तक 303 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। मौजूदा वक्त में कुल एक्टिव केस 7,690 हैं, जबकि कुल 7,264 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कुल 96 कंटेनमेंट जोन हैं। दिल्ली के मोतीनगर थाने के SHO भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 7 थानों के SHO समेत पूरी दिल्ली में 450 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं, जबकि 1 पुलिसकर्मी की मौत हुई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के प्रिंसिपल से स्कूल खोलने का प्लान तैयार करने के लिए कहा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से स्कूल मार्च से बंद है। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई जारी है। अब तक 14 देशों के 292 जमातियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई है। इन विदेशी जमातियों के खिलाफ 13,070 पन्नों में कुल 15 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। आरोपी बनाए गए 292 विदेशी जमातियों में से क्राइम ब्रांच ने सिर्फ 230 के ही पासपोर्ट जब्त किए हैं और बाकी जमातियों के पासपोर्ट की तलाश जारी है। सभी विदेशी जमातियों को अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। सभी ब्लैक लिस्टेड हैं और इनका वीजा रद्द कर दिया गया है। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई 17 जून को होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आरोपी विदेशी जमातियों को उनके दूतावासों के अनुरोध के मुताबिक काउंसलर एक्सेस दिया जा रहा है। वहीं मौलाना साद पर जी न्यूज को बड़ी जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक मौलाना साद और मौलाना जुबैर पर 2008 में भी FIR हुई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से बिना इजाजत निर्माण कार्य करने की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ने अपने बयान का वीडियो ट्वीट कर मीडिया पर सच के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार बिकाऊ मीडिया सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और अपने मालिकों की सेवा के लिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाता है। एक दिन पहले जब राहुल से महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि सरकार चलाने और सरकार का समर्थन करने में अंतर होता है। कांग्रेस महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी पर कोरोना को लेकर गलत तथ्य देने और झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं के छात्र जहां हैं वहीं बची हुई परीक्षा दे सकते हैं। सरकार ने यह फैसला इसीलिए लिया क्योंकि परीक्षा टलने और लॉकडाउन के बाद ज्यादातर छात्र उस स्टेशन पर मौजूद नहीं हैं जहां वो पहले परीक्षा में शामिल हुए थे। CBSE 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान बची हुई परीक्षा आयोजित करेगा। साथ ही ये बताया जाएगा कि छात्रों का परीक्षा केंद्र कहां है। CBSE इस संबंध में जून के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी करेगा। साथ ही CBSE ने छात्रों को स्कूल के संपर्क में रहने की सलाह दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लॉकडाउन को फेल बताने पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं और कोई होमवर्क नहीं करते। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर देश का मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। राहुल गांधी इज एक्टिंग इन द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल मैनर। इससे पहले कल राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन फेल रहा है, सरकार लॉकडाउन के बाद नई रणनीति बनाए। सीमा पर जारी विवाद के बीच अब चीन के रुख में बदलाव आया है। भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे की तरक्की में मददगार साबित हो रहे हैं।
two countries could realize the importance of developing China-India relations and deepen your understanding of the important consensus reached by our two leaders. इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी सीमा पर हालात को पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में बताया है। हालांकि मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था। आज हम सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। आपकी स्क्रीन पर अभी एक तस्वीर आएगी। इस तरह की तस्वीरें अगर हमने आपको कुछ महीने पहले दिखाई होती तो आपको लगता जैसे आप कोई भविष्य की साइंस फिक्शन फिल्म देख रहे हैं। यानी एयरपोर्ट पर हर तरफ लोग मास्क लगाए हुए हैं, शील्ड लगाए हुए हैं, पीपीई सूट्स पहने हुए हैं। ऐसा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब जब आप देखते हैं ये सब कुछ अपने चारों तरफ, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब इसी के साथ जीना है। हमारे जीवन में अचानक इतने बड़े बड़े बदलाव आ गए, हमें पता भी नहीं चला, लेकिन अब यही हमारा जीवन है और शायद यही हमारा भविष्य भी है। आज के डीएनए का मुख्य विषय है घुसपैठ, क्योंकि आज हम आपको घुसपैठ के लिए तैयार करना चाहते हैं। घुसपैठ, आपके देश में घुसपैठ, आपके शहर में घुसपैठ, आपके घर में घुसपैठ, आपके शरीर में घुसपैठ और आपके निजी जीवन में घुसपैठ। इसलिए अब आपको इस घुसपैठ के लिए, घुसपैठ के हर फॉर्म के लिए, हर तरह की घुसपैठ के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। यह शब्द यानी घुसपैठ सुनते ही सबका मन घबराने लगता है, क्योंकि कभी कोई दुश्मन किसी देश की सीमा में घुसपैठ कर लेता है, तो कभी कोई जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाता है, कभी कोई आपके निजी जीवन में घुसपैठ करता है, तो कभी रिश्तों में भी घुसपैठ होने लगती है। घुसपैठ के कई मॉडल होते हैं, ये कई प्रकार की होती है, लेकिन घुसपैठ कैसी भी हो, घुसपैठ अच्छी नहीं होती, घुसपैठ किसी को पसंद नहीं है। इसलिए आज हम इसी घुसपैठ का एक नया विश्लेषण आपके सामने करेंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे अब आपको इस घुसपैठ के साथ जीना है, और तो और ये कोरोना वायरस भी आपके शरीर में एक घुसपैठ कर रहा है। पूरी दुनिया में घुसपैठ की सबसे ज्यादा दुकानें चीन में हैं, इसलिए आज हम सबसे पहले चीन के घुसपैठ के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि चीन ने इस घुसपैठ को एक बहुत बड़ा उद्योग बना दिया है। चीन ने इस घुसपैठ को अपना बिजनेस मॉडल बना दिया है। अब चीन इसी बिजनेस मॉडल पर पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, तरह तरह की घुसपैठ के जरिए। सबसे पहले हम आपको दो तरह की घुसपैठ दिखाएंगे। एक तरफ चीन दुनिया के दूसरे देशों में घुसपैठ कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने अपने नागरिकों के जीवन में भी घुसपैठ शुरू कर दी है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि चीन कैसे दुनिया से लेकर अपने नागरिकों तक को सबको नियंत्रित करना चाहता है, अलग अलग तरीके से घुसपैठ करके। कभी वो सीमाओं में घुसपैठ करेगा, कभी आपके शरीर में वायरस के जरिए घुसपैठ करेगा, और कभी आपके निजी जीवन में घुसपैठ करेगा। और इसके लिए वो अपनी सेना से लेकर टेक्नोलॉजी तक सबकी मदद ले रहा है। चीन ने अपने एक शहर जिसका नाम है हांगझो, इस हांगझो शहर में अपने ही नागरिकों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया है। यह डरावना प्रयोग है। इसके लिए कोविड-19 के संक्रमण की जानकारी देने वाले एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन की मदद ली जा रही है। हांगझो में इस एप्लीकेशन की मदद से शहर के 1 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करने की योजना बनाई गई है, और इस योजना के तहत सभी नागरिकों को अपने स्वास्थ्य की जानकारी इस हेल्थ ऐप पर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, और फिर इन्हीं जानकारियों के आधार पर लोगों का हेल्थ स्कोर जारी किया जाएगा। यानी अब वहां पर लोगों का हेल्थ स्कोर जारी होगा, जो कि एक नई चीज है। यह स्कोर अधिकतम 100 अंकों का होगा, और इसका आधार नागरिकों के अब तक के सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स को बनाया जाएगा। यानी आपके स्वास्थ्य के आधार पर, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे स्कूल में और कॉलेजों में जब आप इम्तिहान देते थे तो आपकी एक रिपोर्ट कार्ड आती थी जिसमें आपके नंबर आते थे, ऐसे ही अब एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड आएगी हर नागरिक की। इस ऐप में नागरिकों को सिर्फ कोविड-19 के संक्रमण की ही नहीं, बल्कि अपने जीवन जीने की तमाम आदतों की जानकारी भी अपलोड करनी होगी।
जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति शराब या सिगरेट पीता है तो उसे इसकी जानकारी इस ऐप में देनी होगी। इतना ही नहीं, आप दिन में कितने कदम चलते हैं यह भी आपको सरकार को बताना होगा। इन जानकारियों के आधार पर नागरिकों को एक QR कोड जारी किया जाएगा। जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, अलग अलग यात्राएं करने के लिए, हवाई यात्रा करने के लिए, मेट्रो में यात्रा करने के लिए, बस में जाने के लिए आपको इसी QR कोड का इस्तेमाल करना होगा। जब भी आप कोई सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये QR कोड स्कैन किया जाएगा। QR कोड स्कैन होते ही नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियां तुरंत उपलब्ध हो जाएंगी और फिर आपके हेल्थ स्कोर के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोई व्यक्ति इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, वो सिनेमा हॉल के अंदर जा सकता है या नहीं, वो शॉपिंग मॉल में जा सकता है या नहीं, वो हवाई यात्रा कर पाएगा, एयरपोर्ट में उसको प्रवेश मिलेगा या नहीं, रेलवे स्टेशन पर प्रवेश मिलेगा, रेल में प्रवेश मिलेगा या नहीं। ये सब कुछ तब तय होगा जब आप अपना QR कोड स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद यह पता चलेगा कि आपका हेल्थ स्कोर क्या है। अगर आपका हेल्थ स्कोर काफी कम है तो हो सकता है आपको वापस भेज दिया जाए। चीन के सभी प्रांतों में इस समय ऐसी ही कुछ दूसरी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हो रहा है। वो लगभग ऐसी ही एप्लीकेशंस हैं, लेकिन कुछ अंतर है इसमें। इन एप्लीकेशंस के तहत लोगों को हरे, लाल या पीले रंग के कोड दिए जाते हैं। जिनके ऐप पर हरे रंग का कोड होता है वो कहीं भी आ जा सकते हैं, यानी उनकी फ्री एंट्री है। जबकि पीले और लाल रंग के कोड वाले लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। ऐसे लोगों को घर पर ही क्वारंटीन में रहने के लिए भी कहा जा सकता है। इसी तरह भारत में भी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल इसी तरीके से होता है, जिसमें अब आजकल जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आरोग्य सेतु ऐप में आप ग्रीन जोन में हैं या रेड जोन में हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि चीन अपने हेल्थ ऐप के जरिए अपने नागरिकों पर हर समय नजर रखना चाहता है। हालांकि हांगझो के लोगों के लिए जो हेल्थ ऐप बनाया जा रहा है वो लोगों से तमाम तरह के निजी डेटा हासिल करेगा, उनका निजी डेटा भी ले लेगा और इस ऐप को इंस्टॉल करने वाला हर व्यक्ति पर हर समय सरकार नजर रखेगी। चीन के मीडिया में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां की सरकार कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए मोबाइल फोन एप्लीकेशन की मदद से नागरिकों के बैंक अकाउंट्स की जानकारी भी हासिल कर सकती है और यह भी पता लगा सकती है कि किस व्यक्ति ने कब और कहां यात्रा की है, किसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपने कब पैसा निकाला, कब पैसा जमा किया। चीन में करीब 100 करोड़ लोग इन QR कोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और फरवरी से लेकर अब तक इन QR कोड्स का इस्तेमाल करीब 900 करोड़ बार किया जा चुका है। मोबाइल फोन एप्लीकेशंस, QR कोड्स और हेल्थ ऐप्स के जरिए चीन अपने ही देश के नागरिकों को 2 वर्गों में बांटना चाहता है। पहले वर्ग में वो लोग होंगे जिनके स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं है, जो पूरी तरह फिट हैं और ऐसे लोगों को काम पर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए और दूसरी सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पूरी इजाजत होगी, उन्हें फ्री एंट्री है। जबकि दूसरे वर्ग में ऐसे लोग शामिल होंगे जिनका हेल्थ स्कोर कम है और जिन पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ये लोग शारीरिक रूप से कमजोर लोग होंगे, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिन्हें कई तरह की बीमारियां हैं। ऐसे लोग या तो घरों से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे या फिर उन्हें बहुत सारी पाबंदियों के साथ घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी और ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी जहां इन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। यानी पूरा देश 2 तरह के लोगों में बंट जाएगा, 2 वर्गों में बंट जाएगा। और ये बात हम आपको बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में, भविष्य में आपका शरीर ही आपका पासपोर्ट बन जाएगा। आपका शरीर ये तय करेगा कि आपकी एंट्री कहां तक होगी, आप कहां जा पाएंगे, कहां नहीं जा पाएंगे, आपको कौन सी नौकरी मिलेगी और कौन सी नौकरी नहीं मिलेगी। सब कुछ आपके स्किल्स तो सेट करेंगे ही, आपका स्किल सेट क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, लेकिन आपका शरीर कैसा है इस पर भी बहुत निर्भर करेगा। स्वास्थ्य के आधार पर लोगों को वर्गों में बांटने का प्रयोग आज ही नहीं हो रहा, बल्कि इसकी शुरुआत वर्षों पहले हो गई थी। आज से करीब 227 वर्ष पहले अमेरिका के कई राज्यों में येलो फीवर नाम का एक वायरस फैला था। यह वायरस मच्छरों के काटने से फैलता है और इस बीमारी की वजह से अमेरिका में हजारों लोग तब मारे गए थे। तब भी अमेरिका के कई राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं ऐसे ही बर्बाद होने लगी थी और इससे बचने के लिए अमेरिका के लुइसियाना राज्य में एक नई व्यवस्था लागू की गई। 1853 में इस राज्य में लोगों को 2 वर्गों में बांट दिया गया।
एक वर्ग में वो लोग शामिल थे जिन्हें यह बीमारी हो चुकी थी और जो इससे स्वस्थ हो चुके थे, जबकि दूसरे वर्ग में वो लोग थे जिन्हें इसका संक्रमण होने का खतरा था। जो लोग स्वस्थ हो चुके थे और जिनके पास इस वायरस के खिलाफ एक प्रकार की इम्यूनिटी थी, उन्हीं लोगों को काम करने की इजाजत मिलती थी और विवाह भी इसी आधार पर तय हुआ करते थे। चीन में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की वार्षिक बैठक में भी इस पर चर्चा हुई और यह सलाह दी गई कि उन्हीं लोगों को बच्चे पैदा करने की इजाजत अब दी जाए जिनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है, ताकि कोई बीमारी माता पिता से बच्चों में न फैले। चीन में कैसे स्वास्थ्य को ही एक नया पासपोर्ट बना दिया गया है, ये समझाने के लिए आपको हमने एक छोटा सा आज एक विश्लेषण किया है। आप ये विश्लेषण देखिए और फिर हम आपको दुनिया के दूसरे देशों की स्थिति दिखाएंगे और ये भी समझाएंगे कि क्या आने वाले समय में भारत में भी नौकरियां और विवाह का आधार इम्यूनिटी सर्टिफिकेट ही बन जाएगा। क्या यही आपका भविष्य है? चीन में मोबाइल फोन ऐप की मदद से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की कोशिश एक कदम आगे बढ़ गई है और अब ऐसी ऐप्स के जरिए लोगों का हेल्थ स्कोर जारी करने की योजना बना ली गई है। आम आदमी को समझ न आने वाले इन QR कोड्स में चीन के नागरिकों की तमाम जानकारियां छिपी हैं और चीन के हांगझो शहर में तो इस हेल्थ स्कोर का इस्तेमाल हमेशा के लिए करने की योजना बना ली गई है। यानी हांगझो का प्रशासन अपने नागरिकों की निगरानी हमेशा के लिए करना चाहता है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए इस तरह के मोबाइल फोन एप्लीकेशंस के कई वर्जन पूरे चीन में पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हांगझो में चीन की बड़ी टेक कंपनी अलीबाबा के साथ मिलकर इसे अनिवार्य बनाने की योजना है। चीन मोबाइल फोन ऐप के जरिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने वाला पहला देश है, लेकिन अब वहां की सरकार इस तकनीक को अपने हाथ में लेकर इसे नागरिकों की निगरानी का जरिया बनाने जा रही है। अगर आप चीन में हैं तो यही QR कोड आपका सबसे बड़ा टिकट साबित होगा, जिसके सहारे आप कहीं भी घूम फिर सकेंगे और आ जा सकेंगे। हांगझो प्रशासन का कहना है कि यह हेल्थ ऐप शहर के लोगों के लिए एक फायरवॉल की तरह काम करेगा और इसके जरिए लोगों के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जाएगा। इस ऐप को चीन की अलीबाबा और टेंसेंट जैसी बड़ी कंपनियों ने तैयार किया है और हांगझो प्रशासन ने इसे हाथों हाथ लिया है। इस ऐप की मदद से किसी व्यक्ति का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा सकता है, जिसमें उसके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के अलावा उसकी वित्तीय स्थिति और यात्राओं का रिकॉर्ड भी होगा। रियल टाइम में रियल डाटा हासिल करना ही चीन की सरकार के डिजिटल सर्विलांस का ध्येय वाक्य बन गया है। इस मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए शहर के लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एक जगह अपलोड किया जाएगा। इसमें बीमारियों की जानकारी, स्वास्थ्य जांच का रिकॉर्ड, खाने पीने की आदतें, शराब सिगरेट का सेवन और यहां तक कि व्यायाम करने से जुड़ी जानकारियां भी प्रशासन को मुहैया करानी होगी। इसी डाटा के आधार पर आपको एक हेल्थ स्कोर जारी किया जाएगा और यह हेल्थ स्कोर ही ये तय करेगा कि आप किस सेवा का लाभ उठा पाएंगे और किसका नहीं। यानी किसी रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल या शॉपिंग मॉल में आपकी एंट्री आपकी जेब में रखे पैसों के दम पर नहीं, बल्कि आपके हेल्थ स्कोर के आधार पर होगी। चीन ने इस महामारी का इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े सर्विलांस तंत्र को विकसित करने के बहाने के तौर पर किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वार्षिक बैठक में राजनीतिक सलाहकार जू होंगलिंग ने तो ये प्रस्ताव भी दिया है कि किसी कपल को तभी माता पिता बनने की इजाजत दी जाए जब उसके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो। यानी चीन में अब लोगों के जन्म से मृत्यु तक होने वाली सारी घटनाएं इसी हेल्थ स्कोर के आधार पर तय होंगी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन 2 वर्गों में बढ़ जाएगा और इन्हीं वर्गों के आधार पर चीन के भविष्य की दशा और दिशा तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपके भविष्य का जीवन कैसा होगा उसका एक छोटा सा ट्रेलर हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि चीन में ये शुरू हो चुका है। चीन अपने नागरिकों के लिए जो हेल्थ स्कोर जारी करेगा वो ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे देश में यानी भारत में सिबिल स्कोर काम करता है। सिबिल स्कोर नागरिकों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के आधार पर तय होता है। आप अगर कोई EMI नहीं भर पाते, अपना लोन समय पर नहीं चुका पाते या फिर डिफॉल्ट कर जाते हैं अपने लोन में, तो ये सारी जानकारियां
क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के पास पहुंच जाती हैं। आपके वित्तीय लेनदेन की आदतों के आधार पर आपको एक स्कोर जारी किया जाता है और आपका ये स्कोर देखकर ही बैंक ये तय करते हैं कि अब आपको कोई और क्रेडिट कार्ड या लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसी तरह चीन में भी हेल्थ स्कोर कुछ महत्वपूर्ण बातों के आधार पर तय होगा। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति हर रोज 1 गिलास व्हाइट वाइन भी पीता है तो उसके 1.5 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। अगर कोई सिर्फ 7 घंटे या उससे कम सोता है तो उसके हेल्थ स्कोर से 1 पॉइंट और कम हो जाएगा। जबकि व्यायाम करने पर और समय पर स्वास्थ्य की जांच कराने से स्वास्थ्य का स्कोर बेहतर होता चला जाएगा। चीन इस हेल्थ स्कोर को ही नागरिकों का पासपोर्ट बनाने में अब लग गया है, यानी हेल्थ स्कोर आपका पासपोर्ट बनेगा। लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं और इनमें ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। ये देश भी अब आपको एक हेल्थ पासपोर्ट जारी करेंगे और उस पासपोर्ट में अभी तक आपने देखा होगा कि जो आपका पासपोर्ट जारी होता था वो सिर्फ आपके बारे में, आपके परिवार, आपके पते के बारे में और इस आधार पर जारी होता था कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं चल रहा है, आप कहीं देश छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जबरदस्ती बस तो नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीजों के आधार पर आपका पासपोर्ट बनाया जाता है। लेकिन अभी तक वो आधार ये होता था कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। अगर आप अपराधी हैं, आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, आपने बहुत बड़ा लोन लेकर चुकाया नहीं है तो आपका पासपोर्ट शायद नहीं बनेगा। लेकिन अब ये पैरामीटर्स बदल जाएंगे। अब ये भी देखा जाएगा कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कितनी है, आप कितने बीमार हैं या कितने स्वस्थ हैं। लेकिन अब आप ये जानिए कि भविष्य में जारी होने वाले ये हेल्थ पासपोर्ट या हेल्थ सर्टिफिकेट्स आखिर काम कैसे करेंगे। फिलहाल इसकी कोई मानक प्रक्रिया तय नहीं की गई है, इस पर काम अभी चल ही रहा है। लेकिन जो हो सकता है वो हम आपको आज बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी सरकार आपसे ये कह सकती है कि आप एक विशेष मोबाइल फोन एप्लीकेशन पर अपना पहचान पत्र अपलोड करें और फिर अपनी सेल्फी उस पर अपलोड करें। आपके पहचान पत्र से आपके चेहरे का मिलान होने के बाद आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराने के लिए कहा जा सकता है। अगर टेस्ट में यह पता चला कि आपको कोरोना वायरस हो चुका है और आप इससे अब इम्यून हो चुके हैं तो आपको एक विशेष QR कोड जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जब आप अपने दफ्तर जाएंगे तो गेट पर आपका यही QR कोड स्कैन किया जाएगा। यह QR कोड स्कैन करने से यह पता चल जाएगा कि आप कोरोना वायरस से इम्यून हैं या नहीं हैं। इसी प्रक्रिया का पालन आपको बस में, ट्रेन में, मेट्रो में सफर करते हुए करना पड़ सकता है। शॉपिंग मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में आपका इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देखकर ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन इससे आशंका यह पैदा होती है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया 2 वर्गों में बंट जाएगी। एक वर्ग में वो लोग होंगे जिनके पास अलग अलग वायरस से लड़ने के लिए पूरी इम्यूनिटी है और वो पूरी तरह फिट हैं और स्वस्थ हैं, और दूसरे वर्ग में वो लोग आ जाएंगे जिनके पास ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं है, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। और यही 2 वर्ग आने वाले समय में किसी देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करेंगे। यानी धर्म खत्म हो जाएंगे, जातियां खत्म हो जाएंगी, शायद अमीर और गरीब का भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 तरह के लोग बचेंगे, एक वो जो पूरी तरह स्वस्थ हैं और एक वो जो बीमार हैं। जिन लोगों के पास इम्यूनिटी सर्टिफिकेट नहीं होगा वो अपने शरीर का ध्यान रखने लगेंगे, अपने शरीर पर और ज्यादा ध्यान देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इसे और बेहतर बनाएंगे और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे ताकि वो भी रिस्क फ्री सर्टिफिकेट हासिल कर पाएं। राजनीतिक पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में भी जाति, धर्म और आरक्षण जैसी बातों की जगह अब स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी और समाज के ये 2 वर्ग ही चुनाव में ये तय करेंगे कि किस पार्टी की सरकार आएगी, कौन चुनाव जीतेगा और कौन हार जाएगा। यानी स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आपने शायद अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी कि स्वास्थ्य अब आने वाले समय में कितना बड़ा विषय बनेगा और आपके जीवन में आपको जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है आपका स्वास्थ्य। वैसे कहते हैं जान है तो जहान है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जान से कीमती कुछ नहीं होता। अब आप सोचिए कि अगर भविष्य में आपके पास अपनी जान बचाने का या अपने निजी डेटा बचाने का विकल्प हो तो आप क्या करेंगे? आप पहले अपना डेटा बचाएंगे या आप अपनी जान बचाएंगे? क्या चीज पहले बचाएंगे आप? क्या प्राइवेसी प्राणों से ज्यादा जरूरी होगी या फिर अपनी प्राइवेसी यानी निजता की कुर्बानी देकर आप अपनी जान बचाएंगे? ये एक मुश्किल चॉइस होगी आपके सामने।
ज्यादातर मौकों पर लोग अपनी जान की परवाह करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसीलिए आपने सुना भी होगा, एक कहावत हुआ करती थी, किसी ने कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। हम सोचते थे कि सिर्फ किताबों के लिए है, हमने पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, लेकिन अब आपको इसका मतलब असली समझ में आएगा कि जो आपकी हेल्थ है वही असली वेल्थ है। इसलिए आने वाले समय में आपका निजी डेटा ही आपके स्वास्थ्य की गारंटी भी बन जाएगा। इसलिए अब आपको यह जानना चाहिए कि इस महामारी के बाद आपका भविष्य कैसा हो सकता है। और इस संदर्भ में मशहूर लेखक युवल नोआ हरारी ने कुछ अहम बातें कही हैं। उनके मुताबिक आने वाले समय में इस महामारी के बाद भविष्य कैसा होगा, यह आपको पहले समझना होगा। सबसे पहली बात यह है कि आपका स्वास्थ्य और सर्विलांस एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाएंगे। आपका स्वास्थ्य और आपका सर्विलांस। सरकारें आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने का दावा तो जरूर करेंगी, लेकिन इसके बदले में आपको अपनी सारी जानकारियां, अपनी निजी जानकारियां भी सरकारों तक पहुंचानी होंगी। दूसरी बात यह है कि आपके शरीर के दम पर ही आपका वैचारिक रिपोर्ट कार्ड भी उसके साथ ही तैयार कर लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर सरकार आपको यह कह दे कि आपको बीमारियों की निगरानी के लिए हाथ में एक ब्रेसलेट पहनना है या आपको हाथ में एक हेल्थ बैंड पहनना है। आपने देखा होगा आजकल भी बहुत सारे लोग हाथ में एक हेल्थ बैंड पहनते हैं, तो आपको उसी तरह का एक ब्रेसलेट या बैंड पहनना है जो आपके शरीर में आ रहे तमाम बदलावों की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देगा। तो आप शायद खुशी खुशी इसे स्वीकार भी कर लेंगे। लेकिन जब आप किसी एक खास राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित आर्टिकल पढ़ेंगे या कोई वीडियो देखेंगे, तो उस समय आपके दिल की धड़कन में आने वाले बदलाव, आपके ब्लड प्रेशर में आने वाला बदलाव, आपके शरीर का तापमान ये बताने में भी सक्षम होगा कि किस विचारधारा से आप उत्तेजित हो जाते हैं और कौन सी विचारधारा आपको पसंद है और कौन सी विचारधारा आपको नापसंद है। ये एक बैंड सरकार को सब बता देगा। इसे एक और उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके शरीर में कोई चिप लगी हुई है या आपने कोई ब्रेसलेट या कोई बैंड पहना है और आप किसी नेता का भाषण सुनते हैं और आप इसे सुनते हुए क्रोधित महसूस कर रहे हैं या खुशी महसूस कर रहे हैं, तो ये बात भी सरकारों को पता चल जाएगी। और तीसरी बात यह है कि भविष्य में सरकारों को जनता के बीच भरोसा जगाना होगा, क्योंकि जब कुछ नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं तो आप उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें आप पर थोपा जाएगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे। इसलिए सरकारों को यह चाहिए कि वो पहले अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को भरोसे में लें, उन्हें यकीन दिलाएं कि उनका जो डेटा लिया जा रहा है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, वरना इसे जबरदस्ती माना जाएगा और इसे स्वतंत्रता के खिलाफ माना जाएगा और ऐसे में विरोध की स्थिति पैदा होगी। और चौथी बात यह है कि डेटा ही नया धर्म बनेगा, यानी आपका जो डेटा है वही आपका धर्म बन जाएगा। डेटा आपके प्राण बचा भी सकता है और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। ये सब आपके निजी डेटा पर डिपेंड करेगा। सरकारें भले ही धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती रहें, लेकिन डेटा उनके लिए भी सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा और सारा संघर्ष, सारी लड़ाई इसी डेटा को हासिल करने की होगी। और दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, उनके नाम आप सब जानते हैं, ये वो आईटी कंपनियां हैं जिनके पास आपने पहले से ही अपनी सारी जानकारियां दे रखी हैं, क्योंकि आप उनका ईमेल इस्तेमाल करते हैं, मेल सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें अलग अलग तरीके से कंटेंट उनका इस्तेमाल करते हैं और अभी ये सारी सुविधाएं आपको फ्री दी जा रही हैं। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ मुफ्त में है। आपको लगता है कि सब मुफ्त में आपके लिए आ रहा है, लेकिन आप इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं और वो कीमत है आपका डेटा, जो आप पहले से ही इन कंपनियों के यहां गिरवी रख चुके हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, पहले लोग अपनी जायदाद गिरवी रखते थे, सोना चांदी गिरवी रखते थे, लेकिन अब आप सब अनजाने में ही सही अपना डेटा इन आईटी कंपनियों के पास पहले से ही गिरवी रख चुके हैं। यानी आने वाले समय में आपको प्राइवेसी और प्राणों में किसी एक को चुनना होगा और यह फैसला इतना आसान भी नहीं होगा। अंग्रेजी में दो मशहूर कहावतें हैं, पहली है हेल्थ इज वेल्थ और दूसरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है और जो फिट है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह एक बहुत मशहूर थ्योरी भी है। हिंदुओं के शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर किसी को निरोगी जीवन मिलता है
तो ये उस व्यक्ति का परम भाग्य होता है, अगर आपको निरोगी जीवन मिल जाए, निरोगी काया मिल जाए। लेकिन आज के दौर में शरीर में बीमारियों की घुसपैठ ने इस भाग्य को छीन लिया है। कोरोना जैसे वायरस शरीर में घुसपैठ करते हैं तो गलत विचार मन में घुसपैठ करके आपके पूरे व्यक्तित्व को दूषित कर देते हैं। आपका स्वस्थ शरीर आपके शरीर में बीमारियों की घुसपैठ को तो रोक सकता है, लेकिन आपका संयमित मन दूषित विचारों की घुसपैठ को रोक सकता है। यह आपको देखना होगा। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, इसलिए आपको आज से ही इन दोनों दिशाओं में काम करना शुरू कर देना होगा। यानी स्वस्थ शरीर वायरस को रोकेगा और स्वस्थ मन जो है वो दूषित विचारों को आपके मन में, आपके शरीर में आने से रोकेगा। ये दोनों ही चीजों पर आपको काम करना है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। चीन के वायरस ने दुनिया के करोड़ों लोगों के शरीर में घुसपैठ कर ली है। तो चीन की कंपनियां द्वारा बनाए गए मोबाइल फोन एप्लीकेशंस ने करोड़ों लोगों के जीवन में घुसपैठ कर ली है और ये ऐप लोगों का निजी डेटा और हर गोपनीय जानकारी चुरा रहे हैं। वर्ष 2017 में भारत के गृह मंत्रालय ने चीन में बने कुछ ऐसे ऐप्स की सूची जारी की थी जिनका इस्तेमाल करना निजी डेटा के लिहाज से खतरनाक माना गया था, और इस लिस्ट में शामिल कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। इनमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे एक वीवो है, वी चैट है, शेयर इट, यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप्स शामिल हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ऐप्स आपके निजी जानकारी को चुरा लेते हैं। इसी तरह हुआवे एक कंपनी है, हुआवे जो चीन की कंपनी है, जिस पर पूरी दुनिया में आरोप लग रहे हैं कि वो निजी डेटा चुरा लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश भर में करीब 48 एकड़ डिफेंस लैंड पर अवैध कब्जा है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दिल्ली में करीब 2200 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर अतिक्रमण है। देश के वन क्षेत्र का करीब 2% यानी तकरीबन 13 लाख हेक्टेयर इलाके पर अतिक्रमण है और देश के 321 संरक्षित स्मारक अतिक्रमण के शिकार हैं। रेलवे की भी बहुत सारी जमीन अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। ये हमारे देश की आपको कुछ हम जानकारियां दे रहे हैं। आपको मकसद ये बताने का है कि अतिक्रमण और घुसपैठ अब आपके जीवन में आ चुकी है। सरकारी जमीन पर भी घुसपैठ हो रही है, देश की सीमा में भी घुसपैठ हो रही है, आपके शरीर में वायरस के जरिए घुसपैठ हो रही है, आपके विचारों में घुसपैठ हो रही है और अब आपके निजी जीवन में भी घुसपैठ हो रही है। अब ये सारी घुसपैठ देखने के बाद अब देखिए कि सीमा पर चीन कैसे घुसपैठ कर रहा है। कल हमने आपको लद्दाख सीमा पर चीन की हरकतों के बारे में विस्तार से समझाया था। हमने बताया था कि चीन के इरादे क्या हैं और वो क्यों अचानक सीमा पर भारत से भिड़ रहा है। लेकिन जिसके पास संयम है और जिसके पास शक्ति है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत ने अपना संयम और शक्ति चीन के जरिए चीन को ऐसा जवाब दिया है कि 24 घंटे के अंदर उसके तेवर बदल गए हैं। इसे हम आपको चीन के 3 बयानों से आज समझाएंगे। कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी तेज करने के लिए कहा था, आपको याद होगा। वैसे तो चीन के राष्ट्रपति ने यह बयान खासतौर पर ताइवान और अमेरिका के लिए दिया था, लेकिन इस बयान को भारत के संदर्भ में भी देखा जा रहा था क्योंकि चीन की सेना लद्दाख सीमा पर भारत को काफी आक्रामक तेवर दिखा रही है। इसके बाद दूसरा बयान चीन के विदेश मंत्रालय का आया और उसने कहा कि भारत के साथ सीमा पर हालात स्थिर हैं और काबू में हैं। दोनों देशों के पास बातचीत करके मुद्दों को हल करने के माध्यम मौजूद हैं। और तीसरा बयान आज भारत में चीन के राजदूत का आया और उन्होंने आज ये कहा कि दोनों देश कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और इस वक्त रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत है। चीन के राजदूत ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए एक अवसर है। रिश्तों पर मतभेद हावी नहीं होने चाहिए और बातचीत से ही मतभेदों का समाधान निकालना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि एलिफेंट और ड्रैगन दोनों एक साथ, एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर। अब इन बयानों से यही समझा जाना चाहिए कि चीन अब बातचीत की टेबल पर आना चाहता है, अपना रुख थोड़ा नर्म कर रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ काफी कड़ी बातें लिखी थी। अब चीन लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारत को धमकाना चाहता था और भारत को सड़क बनाने से रोकना चाहता था। लेकिन भारत के सख्त रवैये से चीन को अब यह समझ में आ गया है कि उसके हथकंडे भारत के सामने नहीं चल पाएंगे और इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत अपनी जमीन पर अड़ा रहा। भारत ने वहां सीमा पर सख्ती दिखाई
और यहां दिल्ली में बातचीत के लिए संयम दिखाया। यानी सख्ती और संयम का ये जो कॉम्बिनेशन था, ये भारत के पक्ष में इसने काफी काम किया, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था सीमा पर अपने इलाके में सड़क बनाना भारत बंद बिल्कुल नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतनी ही रफ्तार से काम जारी रहेगा जितनी रफ्तार से पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है। सीमा पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई तो भारत ने भी उसी के बराबर अपने सैनिकों की संख्या वहां बढ़ा दी है। यानी भारत ने चीन के आक्रामक रवैये के सामने इस बार किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया। चीन को काफी हैरानी हुई। भारत चीन को ठीक उसी तरीके से जवाब दे रहा है जैसा जवाब 2 वर्ष पहले उसने डोकलाम में भी दिया था। चीन की हरकतों को भारत हल्के में नहीं ले रहा है और ना ही किसी उकसावे में आकर काम कर रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के हालात पर एक मीटिंग की थी। इसमें सेना की तरफ से प्रधानमंत्री को मौजूदा हालात और तैयारियों पर रिपोर्ट दी गई और तनाव बढ़ने की स्थिति में विकल्पों के बारे में भी बताया गया। यानी अगर तनाव बढ़ता है तो फिर क्या क्या किया जा सकता है। आज सेना के बड़े अधिकारियों की 3 दिन की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई है, जिसमें सेना प्रमुख की सेना के कमांडरों के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। ये तो सेना की तैयारियों से जुड़ा मामला है, लेकिन लद्दाख के मामले को लेकर प्रधानमंत्री की फिर वही रणनीतिक टीम एक्शन में आई है जिसने डोकलाम विवाद को हल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। यानी जो टीम डोकलाम थी अब उसे वापस लाया गया है और अब उसकी सेवाएं ली जा रही हैं। और इस टीम में कौन कौन है? इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इसी टीम ने वर्ष 2017 में डोकलाम विवाद पर भारत की रणनीति बनाई थी, जो विवाद 73 दिन तक चला था। जनरल बिपिन रावत तब सेना प्रमुख थे और एस जयशंकर तब भारत के विदेश सचिव हुआ करते थे। चीन के साथ सीमा विवाद तो पहले भी होते रहे हैं। सैनिकों के बीच धक्का मुक्की और झड़प भी होती रही है, लेकिन बातचीत से मामला खत्म हो जाता था। इस बार ऐसा हुआ कि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई जगहों पर चीन के हजारों सैनिक बंकर बनाकर और टेंट लगाकर बैठ गए। लेकिन चीन के इस उकसावे पर भारत ने बौखला कर नहीं, शांत होकर संयम और शक्ति से जवाब दिया। जानकारी के मुताबिक भारत ने भी अपने 10 से 12 हजार सैनिकों को आगे बढ़ने और तैयार रहने को कहा है। भारतीय सेना ने साफ संदेश दिया है कि वो चीन को सीमा पर स्थिति बदलने नहीं देगी। जिन 5 जगहों पर चीन ने घुसपैठ की, वहां उनकी हर हरकत पर पूरी नजर रखी जा रही है। भारत ने साफ कह दिया है कि उनके सैनिक अपने फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने यह भी तय किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सीमा पर और संसाधन लगाएगा। सीमा के हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवल की लगातार नजर है। लद्दाख सीमा पर भारत से उलझा चीन ये सोच रहा था कि वो भारत को झुका देगा, डरा धमका लेगा और अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर लेगा। लेकिन भारत ने भी चीन को सीधे संदेश दे दिया कि ये 1962 का भारत नहीं, नया भारत है। हर हाल में भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और चीन को उसी तरह जवाब देगा जैसा जवाब डोकलाम में दिया था। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक शब्द में आपका उत्तर दे दिया। आज भारत की सेनाएं हर चीज के ऊपर ठीक तरह से निगरानी रखे हुए, ठीक तरीके से एक प्रणाली बनी हुई है और हमारे पास एक बड़ा अच्छा नेतृत्व है मोदी जी के माध्यम से, जो कि हर चीज को सूझबूझ से भारत की छवि को ध्यान में रखते हुए करने को हमेशा तैयार है। गलवान घाटी में तो चीन ने अपने सैनिकों को उस जगह तक तैनात कर दिया जो जगह भारत के नियंत्रण वाली मौजूदा सीमा के 3 किलोमीटर अंदर है। इस तरह पैंगोंग लेक के पास भी उसने सैन्य ताकत बढ़ा दी है, जो रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। अभी इस लेक के 1/3 हिस्से पर ही भारत का कब्जा है। सोचिए, डोकलाम में भी 2-3 साल के बाद बड़ी हाई लेवल कमेटी के साथ, हाई लेवल लीडरशिप के बाद बात करने के साथ वो समस्या की हल हुई।
ये जो गलवान का जो समस्या है, ये 75-60 साल पुरानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का प्रॉब्लम है। आज अचानक इसको खड़ा क्यों कर दिया? अगर आज तुम अखबार के साथ हमें सलाह मशूरा दे रहा है, यही सलाह मशूरा अपने सैनिकों को मत बेच के हमारे साथ बातचीत करके हल ढूंढ सकते थे, मगर ये सैनिकों को क्यों भेजा? भारतीय फौज के साथ हाथापाई क्यों करवाया? जो मुद्दा है ही नहीं थी उसको क्यों ढूंढा? ये सबके पीछे एक गुप्त विचार है चीन की। भारत इस बारी दबने वाला नहीं है। भारत अपनी ही नीति, अपनी ही बनाई नीति के तहत काम कर रहा है और भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि हम चीन का मुकाबला करेंगे, चीन के दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि चीन ने हमारे इलाके में घुसपैठ की है, इसलिए चीन को हमारा इलाका खाली करना होगा। चीन ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के तेजी से बनते इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत परेशानी हो रही है। उसे लग रहा है कि उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। लद्दाख में पिछले वर्ष भारत ने 255 किलोमीटर लंबी सड़क जो बनाई है, उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इस सड़क के जरिए मौजूदा टकराव वाली गलवान घाटी तक पहुंचने का रास्ता भी है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। भारत सीमा पर सख्ती दिखाना चाहता है, लेकिन बातचीत की टेबल पर संयम बरतना चाहता है। इसलिए पिछले 24 घंटों में चीन इस मुद्दे पर नरम पड़ गया है। आप चीन की सोच में आए इस बदलाव को चीन की 5 परेशानियों से समझ सकते हैं, जिन परेशानियों का चीन इस समय सामना कर रहा है। तो 5 परेशानियां पहले समझिए चीन की। पहली परेशानी है कोरोना वायरस की महामारी, जिससे चीन अब भी लगातार संघर्ष कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में उसकी बहुत बदनामी हुई है। दूसरी परेशानी है कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच का दबाव, क्योंकि बहुत सारे देश ये मांग कर रहे हैं कि चीन के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय जांच चीन के खिलाफ बैठ गई तो एक तो चीन की बहुत बदनामी होगी, और दूसरा चीन ने अगर कोई जानकारी छुपाई है, कोई झूठ बोला है, तो वो भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो सकता है। चीन की तीसरी परेशानी है अमेरिका के साथ उसका विवाद। अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि जब तक चीन कोरोना वायरस को लेकर जिम्मेदारी भरा व्यवहार नहीं करेगा, तब तक चीन के साथ रिश्ते सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा, जो लद्दाख में आजकल चल रहा है भारत और चीन के बीच, उसमें भी अमेरिका भारत की पक्ष में बात कर रहा है और चीन के खिलाफ बोल रहा है। चीन की चौथी परेशानी है हांगकांग, जहां फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये विरोध प्रदर्शन चीन द्वारा प्रस्तावित उस कानून के विरोध में है जिसके जरिए चीन हांगकांग की आजादी को कुचलना चाहता है। और चीन की 5वीं परेशानी का नाम है ताइवान, क्योंकि पूरी दुनिया में ताइवान के लिए समर्थन बढ़ रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे चुका है, लेकिन अब पूरी दुनिया धीरे धीरे ताइवान का समर्थन कर रही है और चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक नाकामयाबी है। आज हमने चीन के व्यवहार में आए इस बदलाव पर कुछ विशेषज्ञों से बात की है। उनसे बातचीत के आधार पर 3 निष्कर्ष निकल कर आए हैं। पहला ये कि चीन के रवैये में बदलाव आया है और बैक चैनल डिप्लोमेसी ऐसा लगता है जैसे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातचीत इस तरह से की जाती है, जो उधर से उनके कुछ दूत होते हैं, कुछ हमारे देश की तरफ से कुछ दूत होते हैं, और वो अनौपचारिक बातचीत करते हैं। उसके जरिए जो बातचीत हो रही है उससे ऐसा लगता है कि वो कामयाबियां मिल रही हैं। दूसरा, चीन गंभीर सवालों से खूबसूरत शब्दों की आड़ में बचना चाहता है। उदाहरण के लिए चीन अब भारत के साथ शांति और सौहार्द की बात कर रहा है, लेकिन यह नहीं बता रहा कि उसने लद्दाख में यह कदम किस नीयत से उठाया है। इसलिए यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चीन के डीएनए में धोखा है और चीन हमेशा धोखेबाजी करता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख में विवाद तभी थमेगा जब चीन अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि गलती भारत की नहीं बल्कि चीन की है, और उसी ने बिना उकसाए ये आक्रामक रवैया अपनाया है। इसलिए जो लोग चीन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो ये जानते हैं कि चीन जो कह रहा है उस पर यकीन कभी नहीं करना चाहिए। चीन ये देखना चाहिए कि चीन कर क्या रहा है। क्या कहता है इस पर ध्यान मत दीजिए, क्या करता है ये देखिए। अब चीन बातें तो बहुत मीठी मीठी कर रहा है पिछले 24 घंटे से, लेकिन क्या वो अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
भारत को दबाव में लाने के लिए चीन ने लद्दाख में नई चाल चली, लेकिन चीन अपने ही इस खेल में एक तरह से फंस गया है। और इसी बीच अमेरिका से एक बड़ा बयान आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट करके भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने भारत और चीन के आपस के मामले में इस तरह से बीच बचाव करने का प्रस्ताव दिया हो। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भारत और पाकिस्तान के मामले में भी इसी तरह की बात कर चुके हैं, लेकिन भारत और चीन के मामले की बात अलग है। और जब इन दो बड़े देशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बातचीत या मध्यस्थता का प्रस्ताव दें तो फिर सवाल यही उठता है कि इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि चीन कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। वैसे भारत और चीन के सीमा विवाद पर भी अमेरिका की पहले से ही नजर रही है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा अमेरिका ने यह कहा था कि भारत की सीमा पर चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो उसके आक्रामक रवैये को दर्शाता है। यानी इस मामले में जो लद्दाख का मामला है, इसमें अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो चीन के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ है। और चीन को ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ गई कि अगर ये मामला और आगे बढ़ा और इसने तूल पकड़ा तो इस समय चीन मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि चीन इस समय बहुत सारे फ्रंट खोल चुका है। अब उसे और ज्यादा परेशानी नहीं चाहिए। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था कि चीन के तेवर नरम पड़े तो नेपाल भी भारत के साथ टकराव से पीछे हटता दिख रहा है। नेपाल ने अपने जिस नए नक्शे पर भारत से लड़ने के लिए जो नया नक्शा तैयार किया था, उस नक्शे पर नेपाल की संसद में चर्चा नहीं हो पाई। आज नेपाल की संसद में इसे लेकर एक संवैधानिक सुधार पर प्रस्ताव पेश होना था, लेकिन वो प्रस्ताव पेश नहीं हुआ वहां की संसद में। और इसकी वजह नेपाल की घरेलू राजनीति बताई जा रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि भारत के कड़े रुख के बाद नेपाल शायद बैकफुट पर आ गया। आपको याद होगा नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी करके भारत के कई हिस्सों को नेपाल की सीमा में दिखाया था। जिन स्थानों को नेपाल ने अपने देश के नक्शे में दिखाया था उन सभी जगहों पर भारत का ही हमेशा से कब्जा रहा है। और कुछ जगह ऐसी हैं जिन पर विवाद भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे जो हिस्से हैं वो सब हमेशा भारत के रहे हों। कुछ ऐसी जगहें हैं जिन पर बहुत बड़ा विवाद रहा है दोनों देशों के बीच में, लेकिन वो तब भी भारत के हिस्से में ही और भारत के नक्शे में ही आती थी और इस पर नेपाल को कभी कोई आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि चीन के इशारे पर नेपाल ने भारत के साथ अचानक इस नए विवाद को जन्म दे दिया। लेकिन भारत ने नेपाल को साफ कह दिया था कि वो इस तरह के विस्तारवादी दावों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और आपने देखा होगा कि उसके बाद नेपाल ने जब वो अपने मौसम की रिपोर्ट पेश करता है, उन मौसम की रिपोर्ट्स में भी नेपाल ने भारत के इन हिस्सों को नेपाल की सीमा के अंदर बताना शुरू कर दिया था। चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद भारत को आजादी के बाद विरासत में मिला है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि भारत और चीन के बीच ये विवाद आखिर है क्या। भारत और चीन के बीच में कई इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट नहीं है और बार बार यही तनाव की वजह बनता है। भारत और चीन के बीच 3,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 3,500 किलोमीटर। चीन जानबूझकर सीमा विवाद का हल करना नहीं चाहता और समय समय पर इसका इस्तेमाल वो भारत पर दबाव डालने के लिए करता रहता है। लद्दाख में नए विवाद और चीन की हरकतों के बाद अब अक्साई चिन पर भी लोग काफी बातें करने लगे हैं। और आज आपको यह समझना चाहिए कि अक्साई चिन की जो पूरी समस्या है और अक्साई चिन इतना बड़ा इलाका वो कैसे भारत से छूट गया। ये वो इलाका है जो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन इस पर कब्जा चीन का है, अवैध कब्जा। हम इसके इतिहास के बारे में आज आपको बताना चाहते हैं। वर्ष 1865 में ब्रिटिश शासनकाल में सिविल सर्वेंट रहे ब्रिटेन के W.H. जॉनसन ने एक वैचारिक रेखा खींची थी जिसके मुताबिक अक्साई चिन का इलाका जम्मू कश्मीर में आता था, उस समय के जम्मू कश्मीर में। इसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। भारत का इसी ऐतिहासिक आधार पर अक्साई चिन पर दावा है क्योंकि इसके मुताबिक अक्साई चिन जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन चीन ने इस लाइन को कभी नहीं माना और वर्ष 1951 से अक्साई चिन पर कब्जा करने वाली चालें वो चलने लगा। चीन ने पहले 1951 में एक सड़क के जरिए तिब्बत को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ दिया। फिर इसी से जुड़े इलाकों में सड़कें बनाकर अक्साई चिन पर कब्जा करने के इरादे वो दिखाने लगा।
भारत ने तब तक इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। भारत को नई नई आजादी मिली थी। भारत तब भी अपने देश को समेटने में लगा हुआ था। इसके बाद 1962 का युद्ध हुआ तो भारत का अक्साई चिन्ह चीन के पास चला गया। 1962 के युद्ध के वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि पहले 1948 में जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा उसने पाकिस्तान के हाथों गंवा दिया और फिर 1962 के युद्ध में अक्साई चिन्ह को चीन के हाथों गंवा दिया। ये करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो चीन के अवैध कब्जे में है। बहुत बड़ा इलाका है। इसकी कहानी हम आपको और आगे बताएंगे। यहां हम 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम पूरी तरह से भारत में निर्मित फाइटर जेट तेजस की उड़ान पर आपको लेकर चलेंगे। आज तेजस भारतीय वायुसेना की एक और स्क्वाड्रन में शामिल हो गया है। तेजस की ताकत का विश्लेषण हम इस ब्रेक के बाद करेंगे और आपको तेजस की फैक्ट्री में भी लेकर चलेंगे।
लड़ाकू विमान के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि दुनिया में जिस देश के पास सबसे ताकतवर वायुसेना होती है उसे ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है और किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके लड़ाकू विमान। आज भारतीय वायुसेना की इस ताकत में और इजाफा हुआ है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना में आज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस का नया स्क्वाड्रन शामिल हो गया है। भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर तेजस को 18वीं स्क्वाड्रन को सौंप दिया, जो तेजस को उड़ाने वाली वायुसेना की दूसरी स्क्वाड्रन होगी। इससे पहले 45वीं स्क्वाड्रन इसे उड़ा चुकी है। इस खास मौके पर वायुसेना प्रमुख ने सिंगल सीटर तेजस में उड़ान भरी। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि आमतौर पर कोई बड़ा अधिकारी या इस स्तर का अधिकारी या राजनेता जब तेजस में उड़ान भरता है तो 2 सीट वाले तेजस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो पीछे वाली सीट पर अक्सर बैठते हैं। लेकिन वायुसेना प्रमुख ने सिंगल सीट वाले तेजस को खुद उड़ाया और इसकी वजह यह है कि उनका स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से पुराना रिश्ता रहा है। RKS भदौरिया तेजस विमान को डेवलप करने के दौरान इसके टेस्ट पायलट रह चुके हैं और वो इससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इस विमान के साथ उनका एक भावनात्मक रिश्ता भी है। इतना ही नहीं, वो क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और पायलट अटैक इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। वैसे इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सितंबर 2019 में तेजस में उड़ान भर चुके हैं और वर्ष 2018 में अमेरिका और फ्रांस के वायुसेना अध्यक्ष भी तेजस को उड़ा चुके हैं। यानी हमारे स्वदेशी एयरक्राफ्ट में दुनिया के बड़े बड़े देशों की दिलचस्पी रही है। तेजस विमान को भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट है और भारत में इस लड़ाकू विमान को बनाने की शुरुआत आज से करीब 37 साल पहले हुई थी, जब अगस्त 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। वर्ष 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस लड़ाकू विमान को तेजस का नाम दिया था। यह संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है सबसे ताकतवर ऊर्जा। वायुसेना की जिस 18वीं स्क्वाड्रन में तेजस को शामिल किया गया है उसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य था तीव्र और निर्भय। पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में इस स्क्वाड्रन की बहुत अहम भूमिका रही थी और यह स्क्वाड्रन 15 अप्रैल 2016 से पहले तक MiG-27 विमान उड़ा रही थी और इस स्क्वाड्रन को इसी वर्ष 1 अप्रैल को फिर से शुरू किया गया था। तेजस से लैस 18वीं स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स यानी उड़ती हुई गोली का नाम दिया गया है। वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में तेजस विमानों को पहली बार औपचारिक रूप से 45वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था और तेजस की पहली स्क्वाड्रन का नाम फ्लाइंग डैगर्स रखा गया था, जिसका अर्थ होता है उड़ने वाला खंजर। इन स्क्वाड्रन्स को यह नाम तेजस की ताकत और खूबियों को ध्यान में रखकर ही दिया गया है, जिसे दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमान होने का गौरव हासिल है। तेजस का ढांचा कार्बन फाइबर से बना हुआ है, जिसकी वजह से यह अन्य धातुओं से बनने वाले विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका कुल वजन लगभग 6560 किलोग्राम है। यह विमान करीब 13 मीटर लंबा और करीब 4.5 मीटर ऊंचा है। हल्का होने की वजह से तेजस 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और इसकी अधिकतम रफ्तार 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेजस को उड़ान भरने के लिए 500 मीटर से भी कम रनवे की जरूरत पड़ती है, यानी छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। तेजस में एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल्स और मेक इन इंडिया के तहत बनी अस्त्र मिसाइल्स इसमें फिट होती हैं। वो इसकी ताकत है। देखने में छोटा लगने वाला ये एयरक्राफ्ट है, लेकिन घाव बड़े गंभीर करता है और ये बात मेड इन इंडिया हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर बिल्कुल फिट बैठती है। मैंने खुद 2 वर्ष पहले मार्च 2018 में बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की वर्कशॉप में जाकर तेजस की इन खूबियों को अपनी आंखों से देखा था, जब तेजस का निर्माण वहां पर हो रहा था और तेजस में बैठकर मैंने उसकी ताकत को महसूस किया था। इसलिए आज तेजस पर आधारित इस पुरानी रिपोर्ट को याद करते हुए आप भी इसके शौर्य को एक बार फिर से करीब से महसूस कीजिए। वैसे तो आपको कभी जीवन में ये मौका शायद ना मिले कि आप तेजस का निर्माण जहां होता है, जिस फैक्ट्री में या वर्कशॉप में, आपको शायद वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा। वहां पर जाकर शूट करना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें ये मौका जीवन में एक बार मिला था और आज हम आपको वही रिपोर्ट फिर से दिखा रहे हैं।
तेजस से मिलने के लिए आज हम तेजस के जन्म स्थान पर आए हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनते कैसे हैं, तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे जगह लेकर चलूँगा जहां तेजस बन रहा है। ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब आपको बताते हैं जहां बन रहे हैं। ये देखिए, ये 10वें नंबर का तेजस यहाँ बन रहा है और यहाँ आपको अंदाज़ा आएगा कि जन्म से पहले तेजस कैसा होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि SP-10 यहाँ पर लिखा है, सीरीज़ प्रोडक्शन 10। जैसा हम आपको बता रहे थे, ये 10वां प्रोडक्शन है तेजस का। वो सामने जो है वो 9वां है, कंप्लीट हो चुका है और कल वो टेक ऑफ हो जाएगा। लेकिन आपको जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए, यानी इसकी जो 10वें पीस की जो प्रोडक्शन है, कैसे एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है और कैसे उसकी रचना की जाती है और उसका कैसे एक एक पुर्जा जो है वो जोड़ा जाता है। और हमारे पास आज टीम तेजस है जो बनाते हैं इस एयरक्राफ्ट को और वो हमें समझाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की टीम हमें इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां देती जा रही थी। वाकई में अद्भुत है ये, और इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि ये सब हमारे देश में बन रहा है और हमारे ही अपने लोग इसको बना रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सारे अपने ही लोग हैं। दीज आर योर ट्रेन्ड पीपल हु आर मेकिंग इट। देखिए, दे आर ऑल हियर फ्रॉम हियर लोकल। बाहर खड़े होकर ये विमान बड़ा खूबसूरत और खतरनाक लगता है, लेकिन हमने पायलट की सीट पर बैठकर इसकी शक्ति और क्षमताओं को भी समझने की कोशिश की। फाइटर जेट का कॉकपिट ही उसका दिमाग होता है और इसीलिए तेजस के कॉकपिट में बैठना भी बहुत जरूरी था, और वहीं से तो पता चलेगा कि उसका दिमाग कितना तेज है। So this is most modern and most sophisticated cockpit in Indian Air Force. Really? आपने मिराज 2000 देखा था बाहर से। मिराज 2000 is the inspiration for LCA, but Mirage 2000 is a 1975 designed aeroplane. Entered service सन 1980 में, 80 के दशक में आया था। तो उसमें जो है उस वक्त एनालॉग सिस्टम्स थे। LCA हैज़ कम्प्लीटली डिजिटल, LCA इज़ फुली डिजिटल। ये जैसा आपका मोबाइल फ़ोन है, एप्पल आईफोन से कम नहीं है। एवरीथिंग इज़ फुली इंटीग्रेटेड एंड एवरीथिंग इज सो देखिए, कॉकपिट द मोमेंट यू एंटर यू आर सिटिंग ऑन अ मार्क 16 सीट। इसमें कोई सीटिंग कंफर्ट लेवल इज़ वेरी हाई, इट इज़ 0-0। ज़मीन लेवल पे इजेक्ट कर सकता है। इट्स नॉट क्राउडेड, इट इज़ नॉट क्राउडेड, इट्स वेरी कंफर्टेबल। दो इट इज़ अ स्मॉल एरोप्लेन, कॉकपिट इज़ वेरी कंफर्टेबल। इस रिपोर्टिंग के दौरान हमें तेजस के अंदर झांकने का भरपूर मौका मिला और हमें कई ऐसे तथ्य पता चले जो आज आपको भी चौंका देंगे। थोड़ी देर पहले आप यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे सीट लगी थी। बिल्कुल, ये जो कॉकपिट है अभी ये आपने बनाया नहीं है, ये बन रहा है अभी। फिर भी आप इसके पीछे देख सकते हैं कि सीट और वो चीज़ें जो पैनल लगी थी उनके पीछे कितना कुछ छिपा हुआ है। जो बनी बनाई आपने जहाज देखा जी, देखिए, ये दिस इज द एंटायर थिंग। एजेक्शन सीट गोज हियर, कंट्रोल सिस्टम कम्स हियर, इंजन का कंट्रोल जो है वहाँ आता है एंड ऑल द डिस्प्लेस कम हियर। एवियोनिक्स उसके पीछे, बैक एंड एवियोनिक्स जो है वो सब आता है। दिस कैनोपी कम्स हियर लाइक दिस, द कैनोपी का जैक, ऑपरेटिंग जैक। एंड ये जो है उसके पीछे INGPS एंड उधर फ्यूल टैंक होता है। वो जो आदमी जो टेक्नीशियन बैठा हुआ है, मीनिंग ही स्क्वाटिंग हियर, ये एवियोनिक्स पे। अच्छा, इसके नीचे इंजन है। इसके नीचे इंजन है? बिल्कुल, इसके नीचे इंजन है। तो इंजन एयर इनटेक ये है, यहाँ से शुरू होता है नीचे से, और यहाँ जो है वो जो है दैट इज़ द इंजन दैट इज स्टार्ट। विंग्स कैरी फ्यूल, देयर इज फ्यूल कैरीड इवन हियर इन दिस साइड, इनसाइड जहाँ बैठे हैं वो एवियोनिक्स। उसके नीचे विंग से ट्रांसफर होता है, एक फ्यूसलाज फ्यूल टैंक होता है, एंड टोटल फ्यूल इज कैरीड बिटवीन द विंग्स एंड द फ्यूसलाज टैंक्स। ये भी अगर आप वायरिंग की तरफ से देखेंगे तो 35 से 40 किलोमीटर लंबी वायर रन कर रही है। अगर इसको हम टोटल ऐड कर दें तो कितना वायर। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बता रहे थे कि इस पूरे एयरक्राफ्ट में जो वायरिंग है
वो 35 से 40 किलोमीटर लंबी वायरिंग है। अगर उसको सारा सबको जोड़ लिया जाए तो 35 से 40 किलोमीटर की केबलिंग या वायरिंग इसमें इस्तेमाल होगी। अपनी पहली उड़ान से लेकर अब तक तेजस हर कसौटी पर खरा उतरा है। मिसाइल दागने से लेकर बम बरसाने तक अपने हर टेस्ट में तेजस बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तो ये खास रिपोर्ट हमने आपके लिए जी न्यूज़ की लाइब्रेरी से निकाली थी। ये हमारी कुछ क्लासिक रिपोर्ट्स में से है। ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो एक बार अगर हमें मौका मिला यहाँ पर जाने का तो बार बार यहाँ पर जाने का मौका नहीं मिलता। और ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये तस्वीरें भी ऐसी हैं जो रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती। इसलिए हमें लगा कि आज हम आपको एक बार फिर से तेजस की इस फैक्ट्री में लेकर चलते हैं। कोरोना वायरस ने जो हाल इटली, स्पेन और अमेरिका जैसे देशों का किया है, ठीक उसी तरह का हाल अब ब्राजील का हो रहा है। ब्राजील अब अमेरिका के बाद इस वायरस का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। वहां अब तक 3,90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 24,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब ब्राजील में इस वायरस से एक दिन में जितनी मौतें हो रही हैं, उतनी मौतें अमेरिका में भी नहीं हो रही। यानी अमेरिका से भी ज्यादा लोग ब्राजील में मर रहे हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटों में 1039 लोगों की मौत हुई, जबकि अमेरिका में इसी दौरान 592 लोग मरे। ब्राजील का हाल यह है कि वहां के अस्पतालों में अब जगह नहीं बची। ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि किसे बचाया जाए और किसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। बहुत भयानक स्थिति है और इसका कारण यही है कि ब्राजील में कोरोना वायरस के संक्रमण को कोई बड़ा खतरा नहीं माना गया। वहां उन्होंने ये भूल की। खुद वहां के राष्ट्रपति इस वायरस को सामान्य फ्लू बता रहे हैं और पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। वो और उनके समर्थक लॉकडाउन को गैर जरूरी बताते रहे और ये सभी लोग लॉकडाउन के खिलाफ रैलियां तक कर रहे थे। अभी भी वहां राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो के समर्थक लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे और इस वायरस के खतरों को वो समझ भी नहीं रहे हैं। यानी सोचिए, जिस देश का राष्ट्रपति ये कह रहा हो कि लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, जिस देश का राष्ट्रपति खुद फेस मास्क ना लगा रहा हो, तो उस देश का क्या भविष्य होगा? वो देश कोरोना वायरस से कैसे लड़ेगा? इसका खामियाजा कैसे ब्राजील के लोगों को भुगतना पड़ा, इसे समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि देश का जो नेता होता है, अगर वो किसी समस्या को गंभीरता से ना ले या उस समस्या को समझने में चूक जाए तो कैसे उस देश के करोड़ों लोग उसका हर्जाना भुगतते हैं। डरावनी तस्वीरें, और उससे भी डरावनी हकीकत। This virus is treacherous. It came quietly as if carried on the wind. और सबसे ज्यादा डरे हुए हैं लोग। He is very scared of dying. A lot of people around him have died. भटकते हुए असहाय पर्यटक। I came and I got stuck here in Brazil with the pandemic. और थके हारे मेडिकल स्टाफ। We have double the patients and half of the team. ये लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील का सच है, जो दुनिया में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसके साओ पाउलो शहर में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां कब्रिस्तान में शवों को दफनाने की जगह ही नहीं बची है। इसलिए कोरोना से मरते लोगों को दफनाने के लिए सामूहिक कब्रें खोदी जा रही हैं। ब्राजील के शहर मानौस में पिछले 2 महीने के अंदर ही 4300 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहां भी अब लाशों को दफनाने की जगह ही नहीं है। अस्पताल मरीजों और डेड बॉडीज से भर चुके हैं। अस्पतालों में मरीज कोरोना से मरने वाले लोगों की लाशों के साथ भर्ती हैं।
लेकिन मेडिकल स्टाफ के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है कि वो मरीजों का इलाज पहले करें या शवों को हटाएं। यह हाल सिर्फ ब्राजील के शहरों का ही नहीं है। अमेज़न के जंगलों में मौजूद जनजातियों के बीच भी कोरोना वायरस का संक्रमण अब फैल चुका है। ब्राजील के अमेज़न इलाके में कोरोना वायरस की वजह से 60 जनजातियों के आदिवासी संक्रमित हैं। अब तक यहां नए 980 केस आ चुके हैं और 125 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के आगे ब्राजील का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम फेल हो चुका है और सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं बल्कि पूरा देश ही घुटने टेक चुका है, जिसकी एक बड़ी वजह है राजनीति। ब्राजील में कोरोना को काबू करने की कोई निश्चित नीति तय ही नहीं है। लॉकडाउन तो है लेकिन उसके नियमों को लेकर जागरूकता की कमी है। ब्राजील इस वक्त कोरोना की जिस ट्रेजेडी से गुजर रहा है उसके जिम्मेदार हैं ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो, जो कोरोना को साधारण फ्लू से लेकर एक कोरी कल्पना भी बता चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संकट की इस घड़ी में भी वो अपने समर्थकों के साथ रैलियां निकाल रहे हैं, वो भी बिना मास्क पहने और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए। जिन लोगों पर कोरोना को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है, जब वही लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएं और कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करें तो उस देश का क्या हाल हो सकता है। ब्राजील इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर की स्थापना किसने की थी। आप थोड़ा रिसर्च कीजिए इस पर और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1964 में आज ही के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े राजनेताओं में गिना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने के अलावा उन्हें देश को वैज्ञानिक नजरिया देने के लिए भी जाना जाता है। पंडित नेहरू 1951 से 1954 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1954 में उन्होंने चीन के साथ पंचशील समझौता किया था, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखना था। और इसी दौरान पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया था। आपने ये नारा सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में मिली हार से पंडित नेहरू को गहरा सदमा पहुंचा था और कहा जाता है कि वो कभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए और चीन से मिला धोखा उनके गिरते स्वास्थ्य की सबसे बड़ी वजह बन गया। वर्ष 1703 में आज ही के दिन रशिया के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग की स्थापना रूस के बादशाह जार पीटर द ग्रेट ने की थी। इस शहर का नाम कई बार बदला गया। वर्ष 1914 में सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोग्राड कर दिया गया। रशिया में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद वर्ष 1924 में इसका नाम फिर से बदला गया और तब इसका नाम लेनिनग्राड रखा गया। 1991 में इसे फिर से बदलकर दोबारा सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया और 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लेनिनग्राड में रशिया और जर्मनी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और जर्मनी की सेना ने इस शहर पर कब्जा कर लिया था। रशिया के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जन्म भी इसी शहर यानी सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था और उन्होंने रशिया की खुफिया एजेंसी KGB में अपने करियर की शुरुआत भी इसी शहर में रहते हुए की थी। वर्ष 1986 में आज ही के दिन ड्रैगन क्वेस्ट नामक वीडियो गेम को जापान में रिलीज किया गया था। इस वीडियो गेम ने रोल प्लेइंग वीडियो गेम्स यानी RPG की शुरुआत की थी। इस तरह के वीडियो गेम्स में गेम खेलने वाला व्यक्ति वीडियो गेम के मुख्य किरदार के एक्शंस को खुद कंट्रोल कर सकता है। और वर्ष 1910 में आज ही के दिन जर्मन कीटाणु वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉच का निधन हुआ था। उन्हें आधुनिक बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। रॉबर्ट कॉच ने कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेक्स समेत कई रोगों पर गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने ये साबित किया था कि कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस पर अपने शोध के लिए उन्हें वर्ष 1905 में फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और आपका पहला निवास आपके शरीर में है और दूसरा आपके घर में है। इसलिए आपको अपने घर और अपने शरीर में होने वाली हर प्रकार की घुसपैठ को रोकना होगा। नमस्कार।